देखिए ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये छोटा है, बिल्कुल 2 नंबर में आ सकता है आपके। बाकी ये दोनों 8-8 नंबर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी लगभग फिक्स है कि आता ही है, और इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन है, उनमें से भी ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन इसने कहा है, सिद्ध कीजिए कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। तो देखिए किसके अंतर्गत क्या बनाया गया है, गोले के अंतर्गत शंकु बनाया गया है, यानी गोले के अंदर तुम्हें शंकु बनाना है। सबसे पहली चीज है कि गोला बनाए, फिर उसके अंदर शंकु बनाए। ये इस वृत्त का केंद्र, ये गोले का केंद्र ओ हो गया आपका ए बी सी और डी, यानी ये शंकु है ए बी सी। कह रहा है कैपिटल आर की त्रिज्या के अंतर्गत। तो देखिए इस गोले की त्रिज्या कौन कौन सी है, ओ ए गोले की त्रिज्या है, और ओ बी भी गोले की त्रिज्या है, और ओसी भी गोले की त्रिज्या है। ओडी गोले की त्रिज्या नहीं है, ओ से जब यहां तक आते तब वो त्रिज्या होती। तो इसकी त्रिज्या दे रखी है, उसने फिक्स कर दी है, कैपिटल आर है। ओसी भी आपकी कैपिटल आर होगी, और ओए भी कैपिटल आर होगी। अब इसके बाद पहले सवाल पढ़ लेते हैं, हमें क्या करना होगा। कहता है सिद्ध कीजिए कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। अब देखिए दो चीजें दी है यहां, गोले का आयतन भी दिया है और शंकु का आयतन भी दिया है। तो अवकलन किसका करेंगे, हमने कहा था जिसके आगे शब्द विशालतम यानी उच्चतम न्यूनतम जिसके आगे जुड़ा हो उसका अवकलन किया जाता है, क्योंकि गोले के आयतन की भी बात की है और शंकु के आयतन की भी है। तो आप सवाल रटे और रट रट के आप कुछ नहीं कर सकते, खासकर यहां से जो आता है बोर्ड पेपर में वो भी चला जाएगा वहां पर। तो जब तक आपको कुछ चीज नहीं पता तो ये चीज कहीं लिखी नहीं मिलेगी। हमने बता दिया कि जिसके आगे या पीछे शब्द उच्चतम न्यूनतम यानी विशालतम या महत्तम शब्द जुड़ा हो या लघुत्तम जुड़ा हो, अवकलन उसका किया जाता है। तो यहां पर गोले के आयतन की भी बात की है और शंकु के आयतन की भी बात की है, लेकिन कह रहा है विशालतम लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, यानी शंकु के आयतन में शब्द विशालतम जुड़ा हुआ है, यानी अवकलन शंकु के आयतन का किया जाएगा। किसका किया जाएगा, शंकु के आयतन का किया जाएगा। फिलहाल हमें नहीं पता है कि इसकी त्रिज्या कितनी है शंकु की, तो स्मॉल आर मान ली, और ओ से डी तक की दूरी हमने यक्स मान ली। शंकु की ऊंचाई क्या होगी, शंकु की ऊंचाई, गोले की त्रिज्या तो फिक्स है, गोले की त्रिज्या सवाल में ही दे दी है कैपिटल आर, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। इनमें कुछ आप चेंजमेंट कर सकते हो कि त्रिज्या दूसरी मान लो, या इसे यक्स ना मानकर वाई मान लो। शंकु के लिए देखिए क्या है, ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई
एडी संघ ऊंचाई है। एडी बराबर क्या होगा, एओ प्लस ओडी। तो एडी बराबर एओ का मान आर प्लस यक्स, ये हो गई। अब इसके बाद ये समकोण त्रिभुज आपका बना हुआ है, इधर चाहे इधर ले लो, तो हमने इधर आर और इधर एक्स लिया है तो इधर ही ले रहे हैं। समकोण त्रिभुज ओ डी सी में देखिए, इधर थोड़ा रफली हम लिख लेते हैं। सम का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर है माना है क्या, त्रिज्या, तो आर स्क्वायर एच। एच का मतलब एडी से है, तो हमें पता है कि एडी का मान तो हमने निकाल लिया, काय का मान निकालें, आर स्क्वायर का। इसलिए हम पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगा रहे हैं। क्यों हमें जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी। इसके आयतन पर क्यों काम कर रहे हैं हम, गोले के आयतन पर क्यों नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि अवकलन किसका करना होगा, शंकु के आयतन का, इसलिए हम इसका निकाल रहे हैं सब कुछ। तो समकोण त्रिभुज ओडीसी में, समकोण त्रिभुज ओडीसी में अगर समकोण त्रिभुज है तो उस पर लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के, जो 90 अंश का कोण है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ओसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। तो ओसी का मान कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर ओडी का मान एक्स स्क्वायर प्लस डीसी का मान स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो इसे समीकरण 1 डाल दें। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V बराबर होता है, आयतन को V से लिखते हैं इसलिए V से लिख दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है इसकी एडी, तो एडी लिखे दे रहे हैं, एच लिख देते हैं पाई आर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एडी जो है यही क्या है, एच है, एडी यही एच है। तो V बराबर क्या आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 से रखेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर तो क्या है, आर स्क्वायर का मान कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच का मान कितना है, एच का मान कैपिटल आर प्लस एक्स। तो V बराबर क्या आ गया, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चाहे तो हम गुणा कर लें तब भी सही है, ना गुणा करें तब भी सही है। चलिए इधर का हम जो क्वेश्चन नोट थे इनको थोड़ा साफ कर देते हैं, इधर हल कर लेते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करें तो हमने एक चीज कही थी, जो ज्यादा बार हो उसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है। यहां पर 1/3 पाई तो आपको बिल्कुल अचर दिखाई पड़ रहा होगा, अचर से मतलब नहीं। अब बात आई कैपिटल आर और कैपिटल एक्स की, तो हमने कहा था ज्यादा बार जो उसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो अगर जब गुणा कर लेंगे तो कैपिटल आर भी 3 बार होगा, कैपिटल एक्स भी 3 बार होगा। तो तुमने सोचा कि हमने जो बताया था वो किसी एक सवाल में तुक्का लग गया होगा, ये बात गलत है। ये बिल्कुल बात गलत नहीं है, क्योंकि कैपिटल आर जो है वो त्रिज्या है, वो सवाल में दे रखी है, ये चीज कांस्टेंट है, इसको हम बदल नहीं सकते, और जो बदल नहीं सकते उसके सापेक्ष अवकलन नहीं किया जाता है। यानी किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष ही करेंगे। जो चीज बताते हैं वो बिल्कुल क्लियर जब होती है तभी बताते हैं, ऐसा नहीं कि 1 2 3 सवाल में लग गया तो हमने बता दिया कि जो चीज ज्यादा बार मिले उसके सापेक्ष अवकलन करो, फिर कहीं तुम जाके फंस जाओ जाके। तो जो पॉइंट हमने बताया था जो ज्यादा बार मिले उसके सापेक्ष अवकलन करो। तो तुम यहां पर आए तो तुमने देखा कि कैपिटल आर भी 3 बार है, कैपिटल एक्स भी 3 बार हो जाएगा जब गुणा करेंगे। अभी
तो ऐसे अब किसके सापेक्ष करें? तो जो कैपिटल आर है उसको उसने फिक्स कर दिया था, यानी ये चीज तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो होता है एक हिसाब से ये अचर है, और अचर जो होता है उसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है क्या? तो इसीलिए यक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा। दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी यक्स ऑफ वी 1/3 पाई अचर है डी डी यक्स ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर और कैपिटल आर प्लस यक्स, इसको पहला फलन मान लें और इसे दूसरा फलन मान लें, या तो गुणा कर लेते हैं हम सबका। गुणा अगर नहीं किया है तो एक को पहला फलन मान लिया, एक को दूसरा। v का हो जाएगा dv बटे dx बराबर 1/3 पाई, ये तो बिल्कुल बाहर है, यहां पर लगाएंगे दो फलनों के अवकलन का सूत्र। तो किसे पहला मानेंगे? ये पहला पहले लिख दिया, चाहे जिसे पहला मानो चाहे जिसे दूसरा, किसमें? अवकलन में। लेकिन समाकलन में ऐसा नहीं होता है। तो पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन, अभी हम इसको साफ कर देंगे और यहीं लगवा के देखेंगे। दूसरा फलन, पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन। तो dv बटे dx बराबर 1/3 पाई और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। आर हमने कहा था क्या है? कांस्टेंट। उस हिसाब से क्योंकि कैपिटल आर त्रिज्या दे रखी है, तो अचर पद का अवकलन क्या होता है? 0। धन यक्स का अवकलन क्या होगा? 1। धन आर प्लस यक्स आर स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 0 माइनस यक्स स्क्वायर एक्स के सापेक्ष 2x। तो dv बटे dx बराबर क्या आ गया? 1/3 पाई और आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 का गुणा कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा? -2 आर एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे -2 एक्स स्क्वायर रहेगा। dv बटे dx बराबर 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2 आर एक्स। हमने बताया था कि कब एक बार अवकलन करते हैं, कब 2 बार करते हैं और कब एक भी बार नहीं करते हैं, वो सब कंडीशनें बताई थी। जिसमें एक बार करते हैं या एक भी बार नहीं करते उसे हमने विशेष प्रकार का फलन दिया था उच्चिष्ट निम्निष्ट में। कब नहीं करते एक भी बार? जब साइन या कास सिंगल फलन मिले या माड में हो तो एक भी बार अवकलन नहीं करते हैं। और अगर x बिलोंग्स टू बंद अंतराल हो तो अवकलन एक बार करते हैं, इसके अलावा कुछ भी है तो अवकलन 2 बार किया जाता है, यानी अवकलन 2 बार तो हमें करना ही होगा। पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे। देखिए इधर हल कर देते हैं, कुछ जरूरत हमें पड़ेगी। आयतन चूंकि ज्ञात करना है तो इस समीकरण को यहां पर लिख लेते हैं हम। v बराबर 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कैपिटल आर प्लस यक्स। चित्र की भी जरूरत नहीं है, इसको भी साफ कर देते हैं। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा? डी डी यक्स ऑफ dv बटे dx बराबर 1/3 पाई और डी डी यक्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस 3 यक्स स्क्वायर माइनस 2 आर यक्स। तो देखिए यहां पर d 2 बार है तो इसीलिए होता है d स्क्वायर v,
और यहां पूरा 2 बार है तो इसीलिए dx स्क्वायर, dv स्क्वायर नहीं, क्या d स्क्वायर भी 1/3 पाई कैपिटल R 0 माइनस 3x स्क्वायर का 2x माइनस 2 कैपिटल R अचर है बाहर किया, x का अवकलन 1 d स्क्वायर v बटे dx स्क्वायर बराबर 1/3 पाई माइनस 6x माइनस 2 कैपिटल R, तो d स्क्वायर v बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस 2 कॉमन ले लें इससे, तो माइनस 2/3 पाई कितना बचेगा 3 स्मॉल x और प्लस कैपिटल R। अब हम क्या करेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करने की क्रिया विधि आपको बताई गई। सर्वप्रथम फलन को y बराबर लिखते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करके dy बटे dx ज्ञात करते हैं, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करके dy स्क्वायर बटे dx स्क्वायर ज्ञात करते हैं। उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए dy बटे dx को 0 करते हैं, वहां से x के भिन्न भिन्न मान ज्ञात करते हैं और x के वह भिन्न भिन्न मान द्वितीय अवकल गुणांक में रखे जाते हैं। जिन मानों के लिए द्वितीय अवकल गुणांक ऋणात्मक उसके लिए फलन उच्चिष्ट, और जिन मानों के लिए धनात्मक उसके लिए फलन निम्निष्ट। यदि किसी मान के लिए 0 आ जाए तो फलन ना उच्चिष्ट ना निम्निष्ट होगा। तो विशालतम शब्द किसमें जुड़ा था, अभी सवाल आपने नोट किया था, तो विशालतम का विलोम ही लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, विशालतम का विलोम क्या होता है, लघुत्तम। विशालतम या लघुत्तम कै के लिए, आयतन के लिए, आयतन के लिए क्या हो जाएगा dv बटे dx बराबर 0, dv बटे dx का मान 1/3 पाई और कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx और बराबर 0। तो इसको उधर ले जाइए, चाहे कुछ थोड़ा जानकार हो तो ऐसा लिख दो 1/3 पाई डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 1/3 तो उधर ले गए, लेकिन पाई का मान 0 हो सकता है क्या, नहीं जानते हो तो ऐसा लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे आपको, क्योंकि जैसे तुम हो ऐसे चेक करने वाले भी होते हैं। R स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। और गणित के बारे में अगर कुछ जानते हो तो जो हमने लाइन लिखी थी वो लाइन लिखो, नहीं जानते हो तो ये जान लो उधर गया तो 0 में भाग देंगे, पूरा 0 हो गया। अब ये R कैपिटल R और स्मॉल x के पद में द्विघात समीकरण, ऐसा इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आए माइनस का 2rx, लेकिन इसी का गुणा कर दे तो माइनस का 3 कैपिटल R स्क्वायर और x स्क्वायर आए, तो ये टूटेगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस 3 कैपिटल RX प्लस स्मॉल RX माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। दोनों को जोड़ोगे माइनस का 2rx आएगा, गुणा कर दो इतना मैंने स्टेटमेंट दिया उतना ही आएगा। यानी हाई स्कूल में जब हमने द्विघात समीकरण पढ़ाया वहां पर बताया था कि द्विघात का जो मानक समीकरण होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। bx वाले पद को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर bx ही आए, लेकिन जो तोड़ा है उसका गुणा करने पर इसके गुणा के बराबर आए, वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं। कैपिटल R यहां पर हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया कैपिटल R माइनस 3x। अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा, x, तो क्या आएगा R माइनस 3x बराबर 0। अब यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, R माइनस 3x, R माइनस 3x कॉमन हो जाएगा। दूसरे कोष्ट में आ जाएगा R प्लस x बराबर 0। तो जब R माइनस 3x बराबर 0 तो R बराबर 3x। अब R का मान निकालेगी, x का मान निकाले, इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी, जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका मान निकालते हैं। तो अवकलन हमने R के सापेक्ष किया, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो x बराबर निकालेंगे कैपिटल R बटे 3। जब कैपिटल R प्लस x बराबर 0 तो x बराबर
माइनस कैपिटल आर, अमान का है हमारे कैपिटल और आर एक त्रिज्या रहा है कहे के गोले के, और त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इस मान पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस मान पर काम करेंगे, ये द्वितीय अवकल गुणांक में रखें, क्योंकि सबसे पहले तो ये सिद्ध करें कि आयतन विशालतम है कि नहीं है। तो x बराबर r/3 द्वितीय अवकल गुणांक में रखेंगे। x बराबर r/3 पर d²v/dx² बराबर -2/3 पाई और 3 x का मान r/3 धन r, तो -2/3 पाई और 3 से 3 कट गया, r प्लस r 2r, तो -4/3 पाई r कैसा है, धनात्मक मान की ऋणात्मक, चूंकि d²v/dx² का मान चाहे लिख दें d²v/dx² लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा है का मतलब ऋणात्मक है, का मान ऋणात्मक है, अतः क्या आयतन विशालतम होगा, आयतन विशालतम होगा। इस सवाल में जितने समीकरण डाले थे वो तो हमें याद नहीं, लेकिन इसको भी हमें एक समीकरण दे देना चाहिए और वहीं पर हमें मान रख देना चाहिए। तो जहां पर इसको लिखा था उसे जितने समीकरण डाले हों कोई एक समीकरण डाल दें। अगर हमने 2 तक डाला हो समीकरण 1, इसके पहले 1 पढ़ा था तो इसे समीकरण 2 हम डाल दें। अब लिखेंगे x बराबर r/3 समीकरण 2 में रखने पर, x बराबर r/3 समीकरण 2 में रखने पर x बराबर r/3 समीकरण 2 में रखने पर, तो v बराबर 1/3 पाई कैपिटल r² माइनस x² है, तो x का मान r/3 है, x² कितना हो जाएगा r²/9, फिर कैपिटल R प्लस x का मान कैपिटल R/3, तो 1/3 पाई 9 एलसीएम ले लो, 9r² माइनस r², 3 एलसीएम ले लो 3r प्लस r, तो 1/3 पाई गुणते 9 तिया 27, 1/27 गुणते 9r² माइनस r², 8r² गुणते 3r धन r 4r। तो अब देखिए पहले 8 इतना एक जगह व्यवस्थित करते हैं, क्या कह रहा था, गोले के 8/27 अलग कर दें, 8/27 अलग हटा दिया, तो अब बचा क्या तुम्हारे पास, 8/27 जब अलग हटा दिया 1/3 पाई, नहीं ये 4 है, अभी 4 भी तो है, 4/3 पाई और r² इंटू r3, ये का एक आयतन होता है गोले का आयतन, तो 8/27 गुणते गोले का आयतन, गोले का आयतन। इस प्रकार से सिद्ध हुआ कि यदि कैपिटल R त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक विशालतम शंकु बनाया जाए तो शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। सवाल लगाकर तुरंत दिखाओ। चलिए बोलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था। दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलिए क्या था क्वेश्चन। रेखांक वेक्टर r वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप।
और अगली रेखा है वेक्टर आर बराबर वेक्टर आर बराबर 3i कैप 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप -5k कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी। देखिए सवाल भी निश्चित ही लगभग बोर्ड पेपर में आता है, लेकिन इसमें दो तरीके के सूत्र लगते हैं। इसे कहते हैं सदिश रूप। तो यदि रेखाओं के जो समीकरण दिए हैं वो इस प्रकार से दिए हो, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, या जरूरी नहीं यहां पर लेमडा और म्यू यम यन हो सकते हैं, तो तुलना यम यन से करेंगे। यहां पर अगर यम यन लिखा होगा तो, या L1 L2 यहां पर हो सकता है, तो फिर लेमडा म्यू रख के तुलना ना करेंगे, तुलना हो जाएगी लेमडा म्यू रख के करने से। तो जो यहां पर अचर दिए हैं लेमडा म्यू अचर हैं, तो वही यहां पर रखेंगे तुलना करने में। अगर ऐसा है तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है मॉड a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे मॉड b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। और यदि समीकरण, ये तो समीकरण किस रूप में है, सदिश रूप में, यदि समीकरण कार्तीय रूप में हो, यानी कि x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 और x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2, तब भी इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ लेता है। तब भी सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखिए ये तो है कि ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन 2022 के अधिकतर सेटों में आपको इस तरीके के समीकरण दिए होंगे, न्यूनतम दूरी पूछी है, और 2023 में भी इसी तरीके का, क्योंकि बस इसी तरीके का लगाते रहते हैं, वहां पर फिर ये आ गया न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का, तो लगा ही नहीं पाए। तो इसका सूत्र होता है, ये हमने मार लगाया है ये नीचे वाला पूरे में, और इधर ऊपर ये सारणिक है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बटे अंडर रूट, नहीं आप तो ऐसे सीख लो, आज नहीं सीख पाओगे, जिंदगी में सीख नहीं पाओगे, ab माइनस ab का होल स्क्वायर प्लस bc माइनस bc का होल स्क्वायर प्लस ca माइनस ca का होल स्क्वायर। थोड़ी देर रुक जाओ, तो सोचो हमने लिखा क्या है, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। आज भी सूत्र नहीं सीख पाए तो अब जिंदगी में ना सीख पाओगे ना सूत्र तैयार कर पाओगे कभी। अब देखिए यहां पर तो आपका दिया हुआ सूत्र है, आपका वो किस रूप में है, कार्तीय रूप में नहीं है, समीकरण सदिश रूप में है। तो ऐसा लिखेंगे, पहली रेखा आर वेक्टर बराबर इतने की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से करने का है। समांतर है। अच्छा, देखिए यदि रेखाएं समांतर हों तो उसके लिए सूत्र होता है आपका, दो रेखाओं के बीच की रेखाएं समांतर कैसे पता चला, जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मान समान हो तो उसे समांतर कहते हैं। जब b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मान समान हो तो उसे समांतर कहते हैं। इसके लिए सूत्र आपका होता है b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बटे मॉड b वेक्टर। किताब है आगे ना, देखिए जब आप इसकी तुलना करने जाओगे, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर से पहले की और दूसरे की, आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से। तो अगर b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर आ जाए या b1 वेक्टर
समांतर पढ़ाया गया होगा 10वें चैप्टर में कि समांतर कब होता है। कोई जरूरी नहीं कि पूरा पूरा ऐसे ही मिल जाए, कुछ कॉमन लेने के बाद मिल जाए तब भी समांतर होता है। समांतर का मतलब ही होता है संरेख, संरेख होने का जो प्रतिबंध आपको बताया गया हो। जैसे यहां पर लिखा होता 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप, तब भी आप समझ लीजिए। तो आपको यहां पर b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मान अगर समान मिल गया, एक ही सवाल है इस तरीके का, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का मान समान मिल गया तो आपको ये सूत्र लगाना है। तो यहां पर जब पहले की तुलना करोगे, लिखोगे कि तुलना, पहले तुलना कर लोगे तो a1 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। b1 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। और इसकी तुलना करोगे r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से, तो a2 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और b2 वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब यहां पर लिखोगे चूंकि b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर, अतः दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या कहे लघुत्तम दूरी, तो लघुत्तम दूरी का सूत्र आपका ये लगाया जाएगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो कहेगा जरूरत पड़ेगी b वेक्टर, तो b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर, ऐसे ही हम क्या मान लें दोनों बराबर है तो b वेक्टर, यानी b वेक्टर बराबर कितना आ गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब a2 माइनस a1 ज्ञात कर लें, इसका माड भी ज्ञात कर लें क्योंकि जरूरत पड़ेगी। तो माड b वेक्टर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, किसी का माड यानी कि मापांक, इसे मॉडुलस कहते हैं, या परिमाण। एक नंबर क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक सदिश दिया हो का मापांक ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात कर लेंगे, कह देगा का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो उसका मतलब यही है कि अंडर रूट i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 40 49, अंडर रूट 49 का मतलब 7 आ गया। अब a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ज्ञात करें, तो a2 वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस a1 वेक्टर का मान i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। तो 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो 3i कैप माइनस i कैप 2i कैप, 3j कैप माइनस 2j कैप प्लस j कैप माइनस 5k कैप प्लस 4k कैप माइनस k कैप। अब हमें पता है कि b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का मान निकालना होगा, तो वो पहले हम ज्ञात करते हैं। इसके बाद सूत्र लगाएंगे, b वेक्टर क्रॉस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। कोई एक सदिश a दिया होता था और b, a क्रॉस b ज्ञात करना होता तो कैसे करते थे, पहले सारणी बनाते थे, i कैप j कैप k कैप। b वेक्टर क्रॉस ये ज्ञात करना है तो b वेक्टर का पहले रखो 2 3 6, फिर a2 माइनस a1 का 2 1 माइनस 1 कर दो, r1 के सापेक्ष प्रसार, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो r1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो क्या हो जाएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। जब i कैप की बात आई, ये बंद करो ये बंद करो, 3 6 1 माइनस 1, फिर ये बंद करो और ये बंद करो, 2 6 2 माइनस 1 k कैप, तो ये बंद करो ये बंद करो, 2 3 2 1, तो i कैप इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस 3, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस 6, माइनस j कैप इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस 2 और माइनस 6 दूनी 12 प्लस k कैप, तो 2 माइनस 6, तो माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 i कैप
-12 और -2 -14 माइनस प्लस 14 जे कैप 2 -6 -4 के कैप। इसके भी परिमाण की जरूरत पड़ेगी तो यहीं पर ज्ञात कर लें, उतना काम वहां पर सरल हो जाएगा। मॉड बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 -4 का स्क्वायर 16। सबको जोड़ लेते हैं, होशियारी ना दिखाते हुए, ऐसे इज्जत से जिसे कहते हैं जोड़ना, क्योंकि ये इसी से नंबर तुम्हें मिल जाएगा और इसी से चला जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में पड़े तो 6 6 12 1 13 9 1 10 8 18 1 19 2 अंडर रूट 293। अब लिखेंगे यदि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का मान समान हो तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। एक बार और हमने स्टेटमेंट दे दिया कि सूत्र A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटे मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर का मान समान है। क्योंकि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर हम कहते हैं संरेख हैं। कैसे हैं? संरेख हैं। इसलिए दो रेखाओं के बीच की लघुत्तम दूरी बराबर मॉड B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बटे मॉड B वेक्टर। आपको एक चीज पढ़ाई थी हमने 5वें चैप्टर में कि जैसे मॉड 2 तो उसका मान 2 होता है, एक बार और मॉड 2 लगाओ उसका मान भी 2 होगा, एक बार और मॉड ले लो तो मान 2 ही होगा। तो आप इसको भी मॉड दे सकते हैं। तो जिसका मान अभी हमने कितना निकाला, इसका मान अंडर रूट 293 बटे मॉड B वेक्टर का मान 7। अब ये मापांक जो लगा है तो इसका भी वही होगा, अंडर रूट 293 बटे 7 मात्रक या इकाई। अब आप बहुत तैयारी करके जाते हो, तुम सोचते हो कि हमें दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना आता है और वही सूत्र लगा दिया जो रटे रटाए थे और सवाल ये आ गया, तो बिल्कुल काम खत्म है आपका। आप बस जोड़े रहो कि जब रिजल्ट आएगा तो 100 में हमारे 123 होंगे, क्योंकि 124 नंबर का पेपर होगा। जब 100 नंबर आ जाए तब आप ये सोचो कि हमें गणित पूरी आती है। तुम्हें गणित क्या आती है? जब 124 नंबर का पेपर है उसमें तुम्हें 24 नंबर की छूट है इंटर में, क्योंकि 8-8 नंबर के जो होते हैं 2-2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है। जब 100 आ जाए तब भी तुम कह दो गणित आती है पूरी, तब भी पूरी गणित नहीं आती है। यानी तुम्हें 70-80% गणित आती है तो तुम 100 नंबर ले आए हो। तुम कह दो कि तुम्हारे 90 नंबर है, तुम्हें 90% आता है तो तुम्हें 50% लगभग आता है गणित में। ये आप समझ लीजिए। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो जो भिन्न तरीके क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल तैयार किया जाता है, नहीं बोर्ड पेपर में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन घुमाएगा ही हो और आप उतने ही दूर से चले जाएंगे, क्योंकि 90% के ऊपर इंटर में लाना है तो इसका मतलब मैथ में कम से कम 98 नंबर या 97 नंबर लाना ही है। तीसरा क्वेश्चन बोलिए क्या था? शारीरिक में 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ओमेगा। कल जो बताया था उससे बहुत ही हल्का सवाल है ये। C1 का ऑपरेशन कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए चाहे तो आप C1 से कॉमन ले लो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो सीधे लिखो, चूंकि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर 0। स्टेटमेंट यहां पर देंगे, 0 क्यों लिख दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी सारणिक के किसी एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। या ये भी हम जानते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि स्तंभ में किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। और कब मान शून्य होता है? जब ये किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों या किन्हीं दो स्तंभों के प्रत्येक अवयव समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो दूसरा तीसरा यही लगा के दिखाई, पहला घर से लगा लाना।